स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेसन। हमारे लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेसन है पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई ठोस है, उस ठोस की सतह पर होने वाली घटनाएं, ठोस की सतह पर होने वाली घटनाएं। जैसे हमारे पास ये कोई एक ठोस है, ये कोई ठोस है, ये वाला पोर्शन जो होगा इसका, ये इसकी सतह होगी, ये वाला पोर्शन इसकी सतह होगी, और ये वाला जो स्थान है इसके, ये इसका होगा स्थूल। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो इसकी सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, इस ठोस की सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो आप स्केच डालो, पृष्ठ रसायन नोट करो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के, जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति, पृष्ठों की प्रकृति तथा भौतिक व रासायनिक, तथा भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ी पृष्ठ रसायन की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने कई चीज़ें पढ़ी होगी, देखा होगा, अवशोषण के बारे में आप जानते होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण, अधिशोषण। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण क्या होता है कि बच्चों हमारा जो ये ठोस है, ये हमारा कोई ठोस है, ये इसकी सतह है और ये इसका स्थूल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ठोस में जो पदार्थ इसकी सतह पर आकर चिपक जाएंगे, जो पदार्थ इस ठोस की सतह पर आकर चिपक जाएंगे, जो पदार्थ इस ठोस की सतह पर आकर चिपक जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं अधिशोषण। ठीक है, तो मतलब ये जो घटना होगी, इस घटना को हम बोलेंगे अधिशोषण। कोई पदार्थ आया, ठीक है, और वो पदार्थ आकर ठोस की सतह पर चिपक गया, तो इस घटना को हम बोलते हैं अधिशोषण। तो इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं बच्चों, अब इसके लिए हमें एक तो पता होना चाहिए अधिशोषक, और एक पता होना चाहिए अधिशोष्य। अधिशोषक क्या होता है और अधिशोष्य क्या होता है। क्या बच्चों, अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोषक और अधिशोष्य। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अधिशोषक क्या होता है, जो हमारा कोई पदार्थ आके चिपक रहा है, हमारा पदार्थ आकर के चिपक रहा है, तो जिस सतह पर वह चिपक रहा है, जिस सतह पर वह चिपक रहा है, उस सतह को हम बोलेंगे अधिशोषक। जैसे कोई पदार्थ आया और पदार्थ इस ठोस की सतह पर चिपक रहा है, तो इस सतह को हम बोलेंगे अधिशोषक। और जो पदार्थ आकर के चिपक रहा है, जो पदार्थ आकर के चिपक रहा है, उसको बोलेंगे हम अधिशोष्य। जैसे ये पदार्थ आके चिपक रहा है, मतलब जो ये सतह हुई, इस सतह को बोल लेंगे हम अधिशोषक।
और ये पदार्थ आके चिपका है इसको बोलेंगे हम अधिशोष्य। जो पदार्थ आके चिपक रहा है उसको बोलेंगे अधिशोष्य। ठीक है, मतलब जैसे बच्चों हमारे पास एक डस्टर है, हमारे पास एक डस्टर है, तो बच्चों जैसे मैं इसको साफ कर रहा हूँ, मैं इस डस्टर से इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो साफ करने पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक बोर्ड पे मार्कर से लिखा हुआ था वो इसकी सतह पे आके चिपक गया है। तो इसकी सतह पे आकर जो चीज़ चिपकी है वो होगी अधिशोष्य। और जिस चीज़ पर आकर चिपक रही है, मतलब डस्टर का ये गद्दा है, इस गद्दे के पर जो चिपक रही है, यानी जो गद्दा है हमारा, ये गद्दा होगा हमारा अधिशोषक। और जो इसके ऊपर ये स्याही है मार्कर की जो चिपकी है वो होगी अधिशोष्य। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी अधिशोषक और अधिशोष्य समझ में आ गया है। तो बच्चों इसके विपरीत होता है अवशोषण। जो अधिशोषण होता है एक सतह पर कि किसी भी पदार्थ की सतह पर, और जो अवशोषण होता है अवशोषण। बात करते हैं अवशोषण की। अवशोषण क्या होता है? जब अवशोषण क्रिया होती है या इसके स्थूल में भी चली जाती है, अवशोषण क्रिया जो इसके स्थूल में भी चली जाती है, मतलब जैसे हमारे पास चलो ये डस्टर है, अगर इस डस्टर को मैं पानी के अंदर डुबो दूँ, डस्टर को पानी के अंदर डुबा दिया हमने, तो डुबाने से क्या होगा कि जो ये गद्दा है इस गद्दे के अंदर तक पानी चला जाएगा। अभी हमने क्या देखा था कि अधिशोषण पढ़ रहे थे हम, अधिशोषण में क्या हो रहा था, जो स्याही थी वो स्याही सिर्फ इसकी सतह पर थी, इसके अंदर नहीं थी। अगर अंदर से हम इसको फाड़ेंगे तो ये हमें वाइट नज़र आएगा, ठीक है, सिर्फ इसकी सतह पर थी। लेकिन अवशोषण में क्या होता है, अगर पानी के अंदर इसको मैं डाल दूंगा तो पानी इसके अंदर पूरी तरह फैल जाएगा, यानी इसके स्थूल में भी चला जाएगा। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के स्थूल में जाती है, यानी किसी ठोस के स्थूल में जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? अवशोषण। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अधिशोषण भी समझ में आया होगा और अवशोषण भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। हमारे पास एक चौक है, ये हमारे पास एक चौक है, ये चौक थी बच्चों हमारे पास। तो इस चौक में हम क्या देखते हैं कि अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल दूँ, सिंपल पानी के अंदर डाल दूँ, सिंपल पानी के अंदर, तो पानी के अंदर डालने से, यानी पानी के अंदर डालने से हमें क्या मिलेगा? चौक गीली हो जाएगी, चौक गीली हो जाएगी। तो पानी के अंदर डालने से चौक हमारी गीली हो रही है, ठीक है, यानी पानी इसके चौक के अंदर तक चला गया, यानी अवशोषण हुआ। और अगर इस चौक को मैं इस चौक को स्याही या रंजक के अंदर डाल दूं, जैसे आपके पास स्याही होती है और स्याही के अंदर डुबो दिया, जैसे हमारे पास मार्कर की स्याही है, अगर मैं चौक को इसके अंदर डुबो दूंगा तो आप क्या देखोगे कि जो चौक थी वो गीली होगी, चौक गीली होगी। लेकिन जो स्याही थी, स्याही के अंदर क्या होता है? स्याही के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होता है बच्चों पानी और एक होता है रंजक, एक पानी और एक रंजक। स्याही के अंदर दो चीज़ होगी, पानी और रंजक। तो जैसे इसके अंदर हमने डुबोया, जो रंजक था, रंजक के कारण जो चौक होगी वो नीली हो जाएगी या काली हो जाएगी, जैसे भी हमारी स्याही है। तो चौक हमने देखा कि चौक हमारी कैसी हुई? काली व गीली, चौक हमारी काली व गीली हुई। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो स्याही थी वो स्याही तो इस चौक की सतह पर थी। अगर मैं इस चौक को तोड़ दूँ और तोड़ने से मैं इसको देखूँगा, तोड़ने से क्या होगा? हमें अंदर से चौक सिर्फ और सिर्फ गीली नज़र आएगी, उसके अंदर कोई भी स्याही
नहीं होगी तो वहाँ से हम क्या चीज़ देख रहे हैं, जो पानी था पानी तो इसके अंदर चला गया, पानी चोक के अंदर चला गया, और जो स्याही थी स्याही इसकी सतह पर होगी। पानी इसके अंदर चला गया और स्याही थी इसकी सतह पर चली गई। तो स्याही थी यहाँ पे, जो स्याही थी हमारी स्याही का क्या हुआ यहाँ पे, स्याही का हुआ अधिशोषण, स्याही का हुआ अधिशोषण। और जो पानी था पानी का हुआ अवशोषण, पानी का हुआ अवशोषण। स्याही का हुआ अधिशोषण और पानी का हुआ अवशोषण। तो बच्चों अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, तो जो स्याही थी, जो ये चोक थी हमारी, चोक क्या हुई हमारी अधिशोषक, चोक हमारी अधिशोषक, चोक हुई हमारी अधिशोषक। क्यों? क्योंकि ये स्याही थी, स्याही चोक के ऊपर, स्याही हमारी चोक के ऊपर आई, यानी चोक के अंदर नहीं जा पाई, वो सिर्फ इसकी सतह पर रह गई। तो जब सतह पर हुई तो चोक क्या हुई अधिशोषक, और स्याही क्या हुई, स्याही हमारा हुआ यहाँ पे घटना हुई अधिशोषण। और जो स्याही थी, स्याही क्या थी अधिशोष्य, चिपकी क्या चीज़, स्याही थी अधिशोष्य, और चोक थी हमारी, चोक था हमारा अधिशोषक, चोक हमारा अधिशोषक। और जो स्याही थी अधिशोष्य, क्योंकि स्याही तो चिपकी यहाँ पे, स्याही हुई अधिशोष्य। और जो यह घटना हुई इसकी सतह पे, उस घटना को हम बोलेंगे अधिशोषण। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्याही अधिशोषण, मैंने वो घटना बताई थी कि स्याही इसके ऊपर आई तो क्या होगी, जब सतह पर होगी तो सतह पर तो अधिशोषण होगा, सतह पर अधिशोषण होगा। और अगर उसके स्थूल में जा रहा है, पानी इसके स्थूल में चला गया था तो पानी हुआ यहाँ पे अवशोषण और स्याही हुई अधिशोषण। तो जो स्याही हुई, स्याही यहाँ पे, स्याही तो सतह पे आकर चिपकी है, जब सतह पे आकर चिपकी है तो वो होगी अधिशोष्य। और जिसकी सतह पे, चोक की सतह पे हुई तो चोक क्या कहलाएगा, अधिशोषक। सिंपल बच्चों, जो चीज़ आके चिपकेगी, जो चीज़ आकर के चिपकेगी तो स्याही क्या, जो चीज़ आकर के चिपकेगी वो क्या कहलाएगी, अधिशोष्य। और जिस चीज़ पे आके चिपकेगी वो होगा अधिशोषक, और यह होने वाली घटना अधिशोषण। ठीक है बच्चों। और अवशोषण क्या था, जब कोई चीज़ हमारे स्थूल, जो हमारा पदार्थ है उस पदार्थ के स्थूल में चली जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, अवशोषण। ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अधिशोषण, अधिशोष्य और अधिशोषक, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ जिससे आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अधिशोषक जैसे डस्टर था, सबसे बेस्ट एग्जांपल है डस्टर था। डस्टर में क्या हुआ, डस्टर हुआ हमारा अधिशोषक, और जो इसके पास मार्कर की स्याही आके चिपकी है, इंक मास्टर की वो मार्कर की जो स्याही आकर के चिपकी है तो स्याही होगी हमारी अधिशोष्य, और जो डस्टर का ये गद्दा हुआ ये होगा अधिशोषक। और जब इसको अगर पानी के अंदर डुबो दूंगा तो पानी इसके गद्दे के अंदर पूरी तरह से चला जाएगा, तो वह घटना होगी हमारी अवशोषण। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके अधिशोषक, अधिशोष्य और अवशोषण आपकी समझ में आए होंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार बच्चों, जो अधिशोष्य, अधिशोषक व अवशोषण है, इन सब की आपको थ्योरी नोट्स के जरिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो अधिशोषण दो प्रकार का होता है, अधिशोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा भौतिक अधिशोषण और एक होता है हमारा रासायनिक अधिशोषण। एक होता है बच्चों भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, वह क्रियाविधि जिसमें ठोस की सतह पर गैस के अणु, वह क्रियाविधि
जिसमें ठोस की सतह पर गैस के अणु, वह क्रियाविधि जिसमें ठोस की सतह पर गैस के अणु वंडर वाल बल द्वारा बंधे रहते हैं, वंडर वाल बल द्वारा बंधे रहते हैं। इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। बच्चों, जो वंडरवाल बल होते हैं, वंडरवाल यानी यहाँ पे जो भौतिक अधिशोषण होते हैं, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु या किसी पदार्थ के अणु वे दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा बंधे होते हैं। दुर्बल वंडरवाल, जैसे हमारे डस्ट बोर्ड है और बोर्ड पे आके गर्दा चिपक जाए, बोर्ड के ऊपर आकर के गर्दा चिपक जाए और उस गर्दे को हम ऐसे हाथ से साफ कर दें, तो जो ये होगा हमारा भौतिक अधिशोषण। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा भौतिक। क्यों? क्योंकि जो गैस, जो गर्दा था हमारा, वो दुर्बल वंडरवाल बल के द्वारा यहाँ पे गर्दा था, गर्दा हमारा दुर्बल वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा था। जैसे आप अपनी गाड़ी लेके गए और गाड़ी लेके गए तो आप देखोगे जो गाड़ी का शीशा होता है, गाड़ी के शीशे के ऊपर गर्दा जम जाता है, गाड़ी के शीशे के ऊपर गर्दा जम जाता है, डस्ट जम जाती है, तो उसको हम कपड़ा मारते हैं और कपड़ा मारने से वो गर्दा साफ हो जाता है। तो वो गर्दा इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पर पे दुर्बल वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा होता है। तो जो भौतिक अधिशोषण होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अधिशोषण। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक, नंबर 2 रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है बच्चों? वह क्रियाविधि जिसमें ठोस की सतह पर गैस के अणु, वह क्रियाविधि जिसमें ठोस की सतह पर गैस के अणु परबल संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, परबल संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में परबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल है, जैसे O2 है या N2 है, कोई भी मॉलिक्यूल या H2 है, ये आपस में संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये प्रबल संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और जो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण होता है ये मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये आपस में बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इन्हें हमें हटाना है तो बंधों को तोड़ना पड़ेगा, और बंधों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बंध आपस में जुड़े रहते हैं और इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्हें तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार के जो अधिशोषण होते हैं वे बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें होता है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो बच्चों जो भौतिक अधिशोषण होता है, पहली बात तो यही होगा, फर्स्ट अंतर कि ये दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा बंधे होते हैं और ये संयोजी बल द्वारा बंधे होते हैं। ये दुर्बल वंडरवाल भौतिक अधिशोषण दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा बंधे होते हैं और रासायनिक अधिशोषण प्रबल सह संयोजी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। दुर्बल का मतलब ये जैसे ही गर्दा चिपका हटा दिया, और प्रबल का मतलब क्या होगा, प्रबल बंधों द्वारा कि उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो भौतिक अधिशोषण होते हैं, भौतिक अधिशोषण कमज़ोर होते हैं और रासायनिक अधिशोषण मजबूत होते हैं। ठीक है बच्चों, भौतिक अधिशोषण कमज़ोर होते हैं और रासायनिक अधिशोषण मजबूत होते हैं। तो नंबर 3 होगा जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक ठीक है। तो बच्चों इनके जो नोट्स हैं, आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, आज आपके लिए इतना ही है। यदि आपको अधिशोषण, अवशोषण या अधिशोष्य और अधिशोषक में कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बच्चों जैसे ही आपके समझ में आएंगे तो आपके लेसन समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।